दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? ये भी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना से जो भी प्रश्न हो आप उसको बिल्कुल रट लेंगे। प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें आपका ये पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। प्रस्तावना में ऑप्शन ए सही है, दो तरह की समानता का उल्लेख है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचयात्मक कथन है। ये भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करता है और लोगों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देता है। प्रस्तावना देश के सभी लोगों को प्रतिष्ठित और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो तरह की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, ये इनका तीनों का अर्थ सही एक ही है। व्यापक लोकतांत्रिक व्यापक अर्थ की समझ। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार सुरक्षित करता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 39। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, ये अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित करने, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण सुरक्षित कराने, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराने के लिए अवसर, न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों महिलाओं को समान अधिकार सुरक्षित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? इसको बिल्कुल रट लेंगे। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बेरूबारी यूनियन केस 1960। ठीक है, बेरूबारी मामले के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने परिकल्पना की थी कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, लेकिन ये भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस मामले के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू कराने योग्य नहीं है। इस तरह बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, ना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, ये याद कर लेंगे कि बेरूबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राज्य क्षेत्र का। भारत के संविधान का पहला भाग संघ, उसका राज्य क्षेत्र, भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र के घटक एवं संसद के
राज्य क्षेत्र की सीमाओं संबंधी विषयों का उपबंध करने वाला भाग है। इस भाग में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4, ठीक है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। अनुच्छेद 1 में इंडिया या भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख नहीं है? राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद 2 भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में उन राज्यों का प्रवेश शामिल है जो पहले से ही अस्तित्व में है, और इसमें उन राज्यों की स्थापना भी शामिल है जो पहले से भारत संघ में संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो राज्य भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 4, ठीक है। अनुच्छेद 4 निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में प्रदान किए गए कानून नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना और स्थापित राज्यों के नाम, क्षेत्रों और सीमाओं आदि के परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी विशेष प्रक्रिया का सहारा लिए बिना और साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य बना दिया। इसमें संविधान में अनुच्छेद 371F शामिल था। कुछ प्रावधान है, 30 सदस्य से कम की विधानसभा नहीं हो सकती, लोकसभा में 1 सीट है और संसदीय क्षेत्र में 1 सीट राज्यपाल के पास राज्य में कानून और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 12, ठीक है। दोस्तों, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 कानून असंगत या न्यायिक समीक्षा, और अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, ठीक है। ये मूल अधिकार है, ये भी मूल अधिकार है, ये भी मूल अधिकार का है। अनुच्छेद 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 13 कानून असंगत या न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। 12 जो है राज्य की भाषा, राज्य की परिभाषा, सॉरी भाषा नहीं परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 12, 13, 14 ये भारत के भाग 3 का मूल अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 18। दोस्तों, उपाधियां रुतबा, शक्ति, उच्च दर्शाता है। सभी को समानता प्रदान करने के लिए इसका अंत आवश्यक है, जिसके लिए भाग 3 के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समता के अधिकार को और प्रभावी बनाया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 में से निषेध किया गया है, लेकिन भेदभाव का एक और स्वरूप जो उपाधियां थीं उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। इसमें है अनुच्छेद 15,
धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। वहीं अनुच्छेद 16 जो है इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 ये 6 स्वतंत्रता अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 27। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति देता है। अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है। ठीक है, एक है अनुच्छेद 30, इसको भी बता देते हैं। अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मेनका केस। ठीक है दोस्तों, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वर्ष 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया। ये निर्णय 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा किया गया था। इस खंडपीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया गया, जिसमें यह फैसला मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, तो इसमें मेनका गांधी केस में अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत आता है? इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के तहत ये संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग जैसे कि अनुच्छेद 29 के तहत तक विस्तारित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये भी याद कर लेंगे। अनुच्छेद 350 ए 350 बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 34। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग का
अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित करता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे काम के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है। ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए संहरण के या अन्य किसी काम के को विधिमान्य कर सकेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बी आर अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी अंबेडकर ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की उत्कृष्ट विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वहीं मौलिक अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार, और ये है नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र इसका उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? दोस्तों, इसमें आपका आंसर सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद कर लेंगे, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका डीपीएसपी से ही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, और पूछ रहा है कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 40 नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत और स्वशासन का आयोजन करें, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, अनुच्छेद 40 किस पे है? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अनुच्छेद 38 इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ठीक है, अनुच्छेद 39 गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 41 बेरोजगारों, वृद्धावस्था, बीमारों और विकलांगता के लिए काम और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई थी। अभी हम लोगों ने ऊपर जो प्रश्न किया है उसमें पढ़ा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना जो है वो मौलिक कर्तव्यों के लिए हुई थी और उनकी सिफारिशों पर जो है भारत सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A शामिल किया था, अनुच्छेद 51A शामिल किया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। ठीक है, हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा
राज्यों में 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 संघ को मान्यता दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में ही हुआ था। दूसरी और 7वीं अनुसूची को संशोधित किया गया, जिसमें राज्यों के पिछले 4 प्रभागों भाग ए, बी, सी और डी राज्य के बजाय अब 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र को मान्यता दी गई थी। 8वां संवैधानिक संशोधन क्या है? 8वां संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में एंग्लो इंडियन अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सीटें लंबी अवधि के लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है, और आपका 9वां संविधान संशोधन क्या है? 9वां संविधान संशोधन भारत पाकिस्तान समझौते में निर्धारित अनुसार बेरूबारी संघ के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने की सुविधा प्रदान की गई थी। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। 10वां संविधान संशोधन के तहत पुर्तगाल से विलय के परिणाम स्वरूप दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 19वां CAA 1966। ठीक है, 19वां CAA 1966 चुनाव अधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 21वां CAA 1967 क्या है? इसमें 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 22वां CAA ये है असम के भीतर मेघालय की स्वायत्तता स्थित की गई थी। और 23वां क्या है? 23वां CAA 1969 इसमें है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 1980 तक विस्तार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यानी UPSC, उसमें जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उनकी सेवा और शर्तें और पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार भारत का चुनाव आयोग है। एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव को प्रशासित करता है। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान भाग 5 संघ की कार्यपालिका का उल्लेख करता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। ठीक है, कार्यपालिका भाग 5 से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 78 तक इसमें है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। संघ कार्यकारिणी के भाग हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल,
मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ठीक है, 5 होते हैं। एक होता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। ये संघ कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक आयोग के अध्यक्ष इसका हिस्सा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, ये आवश्यक है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। उसके पास कोई लाभ का पद ना हो, ये भी सही है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत एक अभ्यर्थी का राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्द होना चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी पद पर ना हो, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदधारी या किसी भी राज्य राज्यपाल का पदधारी या केंद्र या राज्य मंत्री के पदधारी एवं निर्वाचन लड़ने का पात्र होगा, ठीक है। इसमें राज्यसभा अगर दिया हुआ है, लोकसभा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किस तरह की ज़रूरत पड़ती है, किस बहुमत की ज़रूरत पड़ती है? इसमें ऑप्शन ए सही है, कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। दोस्तों, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रतिक्रियाओं में से महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार है संविधान का उल्लंघन, ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। महाभियोग प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि अन्य सदन भी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है। इसके द्वारा वो प्रस्ताव पारित करते हैं जो राष्ट्रपति को उनके कार्यालय से उस तारीख से हटा दिया जाता है जिस दिन ये बिल पारित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की आधार का घोषणा इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी सही है, आंतरिक अशांति, ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है। इसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 में हटा दिया गया है। जबकि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार हैं। ये तीनों आधार हैं राष्ट्रीय घोषणा के आपात के, लेकिन आंतरिक अशांति ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है, ये उस आधार नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेंगे। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 123, ठीक है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है। जब संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं होता है, ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति माना जाता है। अध्यादेश को संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए। अध्यादेश का अधिकतम जीवन 6 महीने और 6 सप्ताह तक सीमित है, ठीक है। अधिकतम कितना है? 6 माह तक अध्यादेश का जीवन होता है। राष्ट्रपति लाता है अनुच्छेद
123 1 2 3 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है। भारतीय संविधान के 38वां संविधान संशोधन 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में अधिनियमित किया गया, जिसने राजनारायण की याचिका पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा। उनका निर्णय ऐसे प्राधिकरण द्वारा किया जाना है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों, 1975 का 38वां संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया, लेकिन इस प्रावधान के बाद में 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया है। ठीक है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया है? 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 ये है, केंद्र के दो कर्तव्य हैं। पहला, प्रत्येक राज्य में बाहरी और आंतरिक आक्रमण से बचाना। दूसरा, राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के तहत चलाना है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 ये है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। ये तीनों आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, सॉरी ये चारों हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 263। अनुच्छेद 263 संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में किसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति ही परिषद के कामों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य हितों के जांच और चर्चा के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है और वो स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित है? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, भारत की संचित निधि सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्च वहन करेगी, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान के तहत न्यायाधीशों के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश न्यायपालिका के किसी भी काम में शामिल नहीं हो सकते हैं। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। दोस्तों, न्यायपालिका से संबंधित सभी खर्च भारत की संचित निधि द्वारा वहन किए जाते हैं। तो इसलिए ये तीनों सही हैं, उपर्युक्त सभी सही हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। ये मूल संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों, मूल संविधान के मौलिक कर्तव्य निर्धारित नहीं थे। ये मूल संविधान में निर्धारित नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान का भाग है, दूसरी तरफ उसके प्रावधान है। ठीक है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है। भाग 9A सहकारी समितियां, भाग 2 नागरिकता और भाग 18 है आपातकालीन। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। बी सही नहीं है। भाग 9B में ये सुनिश्चित करने के लिए
विभिन्न प्रावधान हैं कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक व्यावसायिक स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ कार्य करती हैं। ठीक है, ये यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी होना चाहिए था, तब सही हो जाता। ठीक है, और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 18 आपातकालीन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भाग ए ये भी बता देते हैं। भाग 9 ए है नगर पालिका से संबंधित कई प्रावधान। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है भारतीय संविधान की? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार ये भी संविधान की विशेषता है। और वित्तीय आपातकाल ये भी संविधान की विशेषता है। ठीक है, ये तीनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। वर्तमान संविधान में वर्ष 1992 में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय जो है सरकार की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो अनुच्छेद भाग 9 और 9A तथा नई अनुसूची अनुच्छेद 11-12 में जोड़ी गई सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसमें कम से कम 18 वर्ष की आयु के लोग वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत किया गया है। वर्तमान वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि महाधिवक्ता महान्यायवादी केंद्र सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देता है। ठीक है, और ये राज्य सरकार का है। महाधिवक्ता महान्यायवादी ये दो होते हैं। महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 और ये है अनुच्छेद 76। ठीक है, 165 के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकरण है। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वो राज्य के महान्यायवादी के संगत होता है, भारत के महान्यायवादी की संगत होता है, यानी समान होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य हुए बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि जहां तक भारत के अटॉर्नी जनरल की संसदीय स्थिति का सवाल है, वो संसद में मंत्री के समानांतर पद है। ये अनुच्छेद कहता है कि हर एक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार है। वो इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक और किसी भी संसदीय समिति में भाग ले सकता है जिसमें वो सदस्य के रूप में नामित है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संसद में उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब की गई थी? इसमें ऑप्शन ए 1912, बी 1917, 1921, 1925। इसमें करेक्ट आंसर 1917 है, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश में पहली बार सहकारी क्षेत्र में दूध व्यवसाय का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष 1917 में इलाहाबाद के कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना हुई। वर्ष 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना हुई। ठीक है, दूध विकास कार्यक्रम की ओर से पहला कदम था। अगले वर्षों में वाराणसी 1947, कानपुर 1948, 49 में हल्द्वानी, मेरठ में 50 दुग्ध संघों की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1917 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले 1917 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस किस राज्य में बनाई गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी झारखंड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस बनाई गई है, ठीक है। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के रुद्रपुर में है। कहाँ है? रुद्रपुर, ये उत्तराखंड में है। ये पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल है। घोषणा के अनुसार रुद्रपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस साल के अंत तक पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये 40 वाट से 600 वाट तक 40 वाट से 600 वाट तक बिजली उत्पादन के साथ सौर पैनलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2027 फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी कौन देश करेगा? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सऊदी अरब, ठीक है। 2027 में सऊदी अरब एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा। एशियाई फुटबॉल कप AFC ने घोषणा की कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद अपने इतिहास में पहली बार 2027 में एशियाई राष्ट्र कप की मेज़बानी हासिल की है। ये निर्णय बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC की 33वीं कांग्रेस के दौरान हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, आयुष मंत्रालय। दोस्तों, आयुष मंत्रालय के तहत 2 प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने स्मार्ट कार्यक्रम स्कोप फॉर मॉनिटरिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल स्मार्ट शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रदेश में कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी किया गया? 2023-24 बजट में कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी हुआ है? दोस्तों, इसमें आपका आगरा, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, ठीक है। ये 5 शहर दिए हुए हैं। इसमें कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 कौन है? पहला है वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। ये 2023-24 का जो बजट आया था उसमें इस परियोजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव है, ठीक है। आगरा रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।